हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मेहनत के साथ आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में देखा था, उसका प्रयोग कहाँ होता है और उसका प्रयोग कहाँ नहीं होता है। ठीक है, उसका एक्सरसाइज मैं कुछ दिनों में थोड़ा सा आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। अभी कुछ समस्या की वजह से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो अब रुकने से अच्छा है कि कुछ आगे की ओर बढ़ लेते हैं। तो हमारी अगली टॉपिक है वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। ठीक है, तो इंग्लिश में परिभाषा एकदम सात परिभाषा है कि वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसकी परिभाषा हिंदी की बात करेंगे तो कह रहा है कि वह शब्द जो किसी वाक्य के अर्थ को अथवा भाव को अथवा वाक्य को पूरा कर देता है अथवा स्पष्ट कर देता है अथवा पहचानने में हमारी मदद करता है, वह वर्ब कहलाता है। हे भाई ध्यान से समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल है कि वह घर, देखिए वह घर, तो क्या इसको सेंटेंस कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक, लेकिन अगर इसको हम कह दे कि वह घर जा, वह घर जा, तो क्या इसका भाव पूरा है? नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे हमने कह दिया कि रहा, तो क्या इसका भाव पूरा है? नहीं है। अगर हमने कह दिया कि है, तो अब बताइए इसका अर्थ स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो कुछ समय के लिए है जा रहा को मिटा दीजिए, क्या इसका अर्थ स्पष्ट है? नहीं है। नहीं ना है। वह घर है, तो क्या कोई व्यक्ति घर हो सकता है? नहीं हो सकता है। या कह दिया कि राम घर है, तो राम घर हो जाएगा? तो वह शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया गया था ना, किसी निर्जीव वस्तु के लिए नहीं किया गया। ठीक है, तो राम पे समझ लो। ठीक, तो देखिए राम घर है, तो क्या कोई व्यक्ति घर हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब हमने कह दिया कि राम घर जा है, देखो जा है, तो क्या अर्थ स्पष्ट है? नहीं ना है। अब कह दिया कि रहा तो है, तो अब अर्थ स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो यानी जा रहा को अगर हम हटा दे रहे हैं तो इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। भाई देखो, अगर यहाँ से है शब्द को भी हटा दोगे तो क्या इसका अर्थ स्पष्ट है? नहीं है। अब कुल मिला के अब है शब्द को लगाओगे तब जाके इसका अर्थ क्या होगा बाबू? स्पष्ट होगा। आवाज नहीं जी? तो है शब्द को लगाओगे तब अर्थ स्पष्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जा रहा है, ये वस्तुतः तीनों शब्द जब आप लगाओगे तभी वाक्य का अर्थ स्पष्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जिन शब्दों को लगाने से, जिन तीनों शब्दों को लगाने से अर्थ स्पष्ट हुआ है, ये तीनों ही शब्द आपके वर्ब यानी क्रिया कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? और जब अंग्रेजी में अनुवाद करोगे तो क्या होगा बाबू कि राम इज गोइंग टू हाउस। ठीक है बाबू, राम इज गोइंग टू हाउस, राम घर जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर है कि अंग्रेजी इज है तो ये भी वर्ब है, और जा रहा कि अंग्रेजी क्या है? गोइंग है, तो ये भी वर्ब है। तो वर्ब की बात करेंगे तो इज गोइंग ये दोनों ही आपका क्या कहलाएगा? तो वर्ब यानी क्रिया कहलाएगा। बातचीत समझ में आ रही है? अब दूसरे एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लीजिए हमने कहा, देखिए हमने कहा कि सूर्य, देखो बाबू ध्यान से समझो, सूर्य निकल, देखो बाबू सूर्य निकल, तो क्या इसका अर्थ स्पष्ट है? बोलिए नहीं ना है। अब दूसरी बात कि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, हम टेंस पहचानने में हमको मदद इसकी हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। वाक्य का भाव पूरा है? नहीं है। ठीक है, तो वर्ब का मतलब क्या होता है कि वह शब्द जो किसी वाक्य को पहचानने, ठीक है, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने अथवा वाक्य का भाव पूरा करने में हमारी मदद करता है, वही शब्द हमारा क्या कहलाता है? तो वर्ब यानी क्रिया कहलाता है। तो कह रहा है कि सूर्य निकल, तो इस वाक्य का न कोई बाबू अर्थ स्पष्ट है, न भाव पूरा है, न वाक्य की पहचान हो पा रही कि किस टेंस में बनाएंगे, कुछ हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन हमने कह दिया कि सूर्य निकल आया है। देखिए सूर्य निकल आया है, तो अब बताइए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वाक्य का अर्थ पूरा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। भाव पूरा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब इस वाक्य का अनुवाद बनाने में सहायता मिल गई कि नहीं मिल गई? मिल गई। वाक्य का टेंस भी बना सकते हैं ना। तो आखिरकार सूर्य निकल आया है, तो तीनों वर्ड जब आपने लगाया है तब तो ऐसी स्थिति आई है ना। अगर इन तीनों को हटा देंगे बारी बारी से, अगर देखिए अगर इसको हटा देंगे तो देखिए अर्थ पूरा हो रहा है। सूर्य निकल है, ये कोई मतलब है? नहीं ना है। अब देखिए मान लीजिए कि आपने यहाँ पर आया शब्द को लगा दिया, ठीक है बाबू। अब तो अगर अब देखिए, तो कहने का मतलब है कि यहाँ से इसको भी हटा देंगे तो भी अर्थ को क्या करेगा? इनकम्प्लीट करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि निकल आया है, तीनों शब्द आ रहा है, तब इस सेंस को वाक्य के क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। वाक्य के अर्थ को पूरा कर रहा है, चाहे स्पष्ट कर रहा है, चाहे वाक्य की पहचान हो पा रही है। बात समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है कि तीनों शब्द आपका क्या कहलाएगा? तो वर्ब यानी क्रिया कहलाएगा। और जब अंग्रेजी में अनुवाद करोगे बाबू तो कह रहा है इसका बनेगा कि द सन
द सन हैज राइजन, द सन हैज राइजन। ठीक है बाबू, अब देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ पूछिए। हटा देंगे तब बनेगा। सूर्य निकल आया, ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा। तो जिस सेंस में आप इसको लेके बनाना चाहते हैं उस सेंस में तो नहीं जाएगा। आया को हटा देंगे तो तुरंत ही चेंज हो जाएगा ना, बात समझ रहा है ना। तो जिस सेंस में हम ले रहे हैं उस सेंस में इसको आना चाहिए, तब इसको माना जाएगा। बात समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कहीं आप इंटरव्यू के दरमियान में होते हैं तो अगला प्रश्न पूछता है तो वो जिस मतलब पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पूछा है उसके अनुसार उत्तर देंगे, तब आपको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो आपको डिनाई कर देगा, तुरंत ही हटा देगा। बस समझ में आ रहा है ना। अगला क्या पूछना चाहता है उसके प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये नहीं कि पूछना कुछ और चाहता है उत्तर आप कुछ और दीजिए, तो आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस नहीं ये बस प्रेजेंट के लिए है। हाँ प्रेजेंट के लिए, ये भी प्रेजेंट के लिए, तो उससे हमारा मतलब नहीं है। हमको वर्ब शब्द को हमको ढूंढना है, खोजना है, वर्ब को डिफाइन करना है, कौन क्या है ये तो हम आगे चल के देखेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए, तो कहने का मतलब कि निकल आया है, इस तीनों की मीनिंग क्या है, हैज राइजन है। तो हैज राइजन ये आपका इंग्लिश में वर्ब और ये हिंदी में क्रिया कहलाएगा। बातचीत स्पष्ट हो रही है। तो ये रहा वर्ब की परिभाषा और ये रही वर्ब, ठीक है। और ये दो एग्जाम्पल भी हो गए जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के भेद। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब जिसकी हिंदी होती है क्रिया के भेद। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यूं तो डायरेक्टली अगर कहो तो क्रिया के बहुत सारे भेद हम लोग जानते हैं, परंतु हमको एक सिस्टम के अनुसार चलना है, एक सिस्टमेटिक ढंग से चलना है। तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, यानी हम अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार वर्ब के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो प्यारे बच्चे पहला होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और ये समझते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। क्योंकि कभी कभी वनडे एग्जाम में क्या कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी वर्ब के आइडेंटिफिकेशन में पूछ दिया है कि ये कौन सी वर्ब है, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। तो कई रूप में वर्ब को जो है कि डिफाइन कर लेता है। बातचीत समझ में आ रहा है ना। तो देखिए कह रहा है, अब इनकी दोनों की परिभाषा एक ही में रिलेट करके लिखाई गई है। बात समझ रहा है ना, ये दोनों की परिभाषा एक ही में। कह रहा है कि वह वर्ब जिसके ऊपर सब्जेक्ट तथा टेंस का प्रभाव पड़ता है, यानी वह क्रिया जिसके ऊपर कर्ता और टेंस का प्रभाव पड़ता है, अथवा कर्ता और टेंस के बदलने से जिस क्रिया का रूप बदलता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में भी कह रहा है कि और जिस क्रिया का रूप, ध्यान दीजिएगा, और जिस क्रिया का रूप नहीं बदलता है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो अब एक चीज यहाँ पे एग्जांपल को ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो आप लोग हमको ये बताइए कि क्रिया के कुल कितने रूप होते हैं? क्रिया के कुल कितने रूप होते हैं बताइए? नहीं प्यारे बच्चे, क्रिया के कुल 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 5 रूप। जैसे ध्यान से समझो, मान लो कि यहाँ पे हो गया गो, ठीक है, तो गो किस रूप में है भाई? तो अपने किस फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में है। तो कैसे पता कि फर्स्ट फॉर्म में है? तो ये अपने मूल रूप में है। किस रूप में है? मूल रूप में। तो अब मूल रूप क्या कहलाएगा? तो कोई भी क्रिया जैसे बनी थी वैसे ही हो, कोई भी वर्ब जैसे बनी थी वैसे ही हो, तो वह क्रिया का मूल रूप होता है। क्या होता है? मूल रूप होता है। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी क्रिया जब अपने मूल रूप में होती है तो बाबू क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में कहलाती है। तो गो आपका किस फॉर्म में कहलाएगा? फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, समझ आई बात। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है बाबू? तो वेंट होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। ठीक है बाबू। अब इसका फोर्थ फॉर्म क्या होता है? तो गोइंग होता है। ठीक है, ये जो क्रिया में हम आईएनजी जोड़ते हैं वो क्रिया का कौन सा रूप कहा जाता है? चौथा रूप। ठीक है, और क्रिया का पांचवा, गो का पांचवा रूप क्या होता है? तो गोज होता है। क्या होता है? गोज। यानी देखिए चौथा रूप का मतलब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो हम आईएनजी जोड़ते हैं वही क्रिया का चौथा रूप होता है। पांचवें रूप का मतलब कि क्रिया में जो हम एस या ईएस जोड़ते हैं वो क्रिया का कौन सा रूप होता है? पांचवा रूप होता है। बातचीत समझ में आ रही है ना। तो इस प्रकार से क्रिया के कुल कितने रूप हो गए? 5 रूप हो गए। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वाक्य, दोनों सेंटेंस ध्यान से समझिएगा, ये दोनों सेंटेंस किसमें है बाबू? प्रेजेंट में है। किसमें है? प्रेजेंट में है। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो देखिए यहाँ पर कर्ता क्या है बाबू? दे। कर्ता क्या है? दे। तो कर्ता दे है तो वांट यहाँ किस फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में है। लेकिन अब यहाँ कर्ता आपका क्या हो गया? ही। तो यहाँ कर्ता बहुवचन था, ये क्या था बाबू? प्लूरल था। और यहाँ पे ही आपका क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, तो कर्ता जब बहुवचन था क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आई, लेकिन कर्ता एक वचन हो गया तो
क्रिया किस रूप में आ गई? पांचवें रूप में आ गई। देखिए क्रिया में एस से एस जोड़ दिया है तो क्रिया किस रूप में आ गई? पांचवें रूप में। अब क्या किया कि हमने टेंस को ही बदल दिया, हम लोगों ने टेंस को ही बदल दिया। तो जब टेंस को बदल के पास्ट में लेके चले गए तो अभी क्रिया अपने किस रूप में आ गई? सेकेंड फॉर्म में आ गई। किस फॉर्म में? सेकेंड फॉर्म में। तो कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ ध्यान से समझिएगा कि जब ये दोनों, देखिए दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे परंतु यहाँ पे कर्ता बहुवचन था तो वांट रूपी वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आई थी, परंतु कर्ता जब यहाँ एक वचन हो गया तो यही क्रिया अपने किस रूप में चली गई? पांचवें रूप में चली गई। परंतु जब टेंस को बदला तो फिर वही क्रिया किस रूप में आ गई? सेकेंड फॉर्म में आ गई। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ फिफ्थ फॉर्म में और यहाँ सेकेंड फॉर्म में। तो इसका मतलब एक बात यही स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर कर्ता और टेंस के बदलने से, देखिए यहाँ पर कर्ता और टेंस के बदलने से आई वांट रूपी वर्ब का बाबू रूप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बोलिए बदल रहा है ना, कि कर्ता यहाँ बहुवचन था तो फर्स्ट फॉर्म में, कर्ता एक वचन हुआ तो फिफ्थ फॉर्म में, और टेंस बदल गया तो किस फॉर्म में? सेकेंड फॉर्म में। तो इसका मतलब कि कर्ता और टेंस के बदलने से आई वांट का क्या हो रहा है? रूप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बोलो। तो कर्ता और टेंस के बदलने से वांट रूपी वर्ब का क्या हो रहा है बाबू? रूप बदल रहा है। बात को समझिएगा। तो अब परिभाषा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कह रहा है कि वह क्रिया जिसके ऊपर कर्ता और टेंस का प्रभाव पड़ता है, यानी कर्ता और टेंस के बदलने से, ठीक है, क्रिया का रूप बदलता हो, यानी कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी फिफ्थ फॉर्म, कभी बाबू थर्ड फॉर्म, तो किसी फॉर्म में चेंज होता हो, पांचों फॉर्म में से आपस में उसका रूप क्या हो रहा हो? बदलता रहा हो, बदल रहा हो, ठीक है। तो जिस क्रिया का कर्ता और टेंस के बदलने से रूप बदलता है वही आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो तीनों सेंटेंसेज में वांट आपकी कौन सी वर्ब है बाबू? तो ये आपका फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, लेकिन तनिक से ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, लेकिन गो माने जाना भी तो वर्ब है, एक्शन का ज्ञान करा रहा है तो ये क्या कहलाएगा? वर्ब। तो वांट भी वर्ब था, गो भी वर्ब था, तो वांट के ऊपर कर्ता और टेंस के बदलने से इस क्रिया ने अपना रूप बदल दिया, बदला, प्रभाव पड़ा कर्ता टेंस का, तो ये फाइनाइट वर्ब हुई। लेकिन क्या गो के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है? यहाँ फर्स्ट फॉर्म में है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म में और यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ता और टेंस का प्रभाव गो रूपी वर्ब के ऊपर पड़ा है? नहीं पड़ा है। तो वह क्रिया जिसके ऊपर कर्ता और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात कर्ता और टेंस के बदलने से जिस क्रिया का कोई रूप नहीं बदलता है वही क्रिया आपकी क्या कहलाती है? तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो अब यहाँ गो के ऊपर बाबू कर्ता और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ध्यान दीजिएगा, अतः वो आपका कौन सी वर्ब कहलाएगा? तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। कौन सी वर्ब कहलाएगा? तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। बातचीत समझ में आई? ठीक है, तो नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब मैं थोड़ा सा सेंटेंस लिख रहा हूं, उसमें आप लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचानने की कोशिश करेंगे। देखिए प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई आवाज नहीं, हमने कहा कि ही विल गो टू स्कूल, ठीक है। ए भाई आवाज नहीं, देखिए अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि विल कौन सी वर्ब है और गो कौन सी वर्ब है। तो विल कौन सी वर्ब है? विल कौन सी वर्ब है? फाइनाइट की नॉन फाइनाइट? फाइनाइट वर्ब है। तो गो कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट। ठीक क्यों है? देखिए ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है बाबू? नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये आपका क्या है बाबू? फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि बाबू जब कर्ता को बदलोगे ना तो इस क्रिया का रूप बदल जाएगा परंतु इसका रूप नहीं बदलेगा। कैसे? देखो एक और एग्जांपल से समझो, इसे यहाँ पे मैं कह दूंगा तो ये हो जाएगा आई शैल गो टू स्कूल। देखो तो अब यहाँ पे तुरंत ही इसका रूप बदल गया कि नहीं बदल गया? देखो यहाँ पे जो विल था वही अभी यहाँ किस में बदल गया? सेल में। तो अब ये देखिए, तो अब कहने का मतलब है कि कर्ता, देखिए ही था तो विल था, आई है तो क्या हो गया? सेल हो गया। तो यानी कर्ता के बदलने से इस क्रिया का रूप बदल गया है। विल किस में बदल गया है? सेल में। लेकिन गो यहाँ फर्स्ट फॉर्म में था तो यहाँ भी तो फर्स्ट फॉर्म में है ना। तो इसका मतलब कि गो के ऊपर, ध्यान से समझिएगा, कर्ता बदलने का कोई प्रभाव नहीं है तो गो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। बात को समझिएगा। विल जो है सेल में बदल गया है तब आपका कौन सी वर्ब कहलाएगा? तो फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। समझ आ रही है बात? अब देखिए अगले एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए हमने कहा कि ही इज गोइंग टू वाराणसी, ठीक है बाबू, ध्यान से समझो, ही इज गोइंग टू वाराणसी। देखिए तो अब आपसे पूछेगा कि इज कौन सी वर्ब है? तो प्यारे बच्चे इज कौन सी वर्ब होगी? फाइनाइट वर्ब होगी। कौन वर्ब होगी? फाइनाइट वर्ब। और ये गोइंग कौन सी वर्ब होगी? तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रिया ही चौथे रूप में है। देखिए अब हमने कहा कि बाबू कि तुरंत यहाँ पर कर्ता और टेंस दोनों को बदला, जिसे यहाँ पर दे कर दिया, ठीक है। तो दे के साथ क्या आ जाएगा? आर।
गोइंग टू वाराणसी रहेगा कि नहीं रहेगा? गोइंग टू वाराणसी, बात को समझो। ए भाई आवाज नहीं, ठीक है, वाराणसी हो गया ना। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ आर देखिए, तो इज ही था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? आर में। तो अब ये फाइनाइट वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ भी चौथे रूप में थी, तो गोइंग यहाँ भी तो चौथे रूप में है ना। तो अभी आपकी कौन सी वर्ब कहलाएगा? तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। बातचीत समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब कि वर्ब एक ही होती है, बात को समझिएगा, वर्ब एक ही होती है, लेकिन स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसका जैसे आप इस्तेमाल करेंगे वैसे उसका रूप बदलता जाएगा और उसकी पहचान भी बदलती जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? गोइंग की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे इसमें हमने लिख दिया, ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा, हमने कहा कि जैसे इसे लिख समझ देखिएगा, हमने कहा कि she goes to meet her brother, she goes to meet her brother, ठीक है। अब देखिए वो अपनी भाई से मिलने जाती है। तो देखो बाबू, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि तुरंत थोड़ा सा परिवर्तन ला दिया। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने कह दिया कि दे, ध्यान समझिएगा, दे गो टू मीट हर ब्रदर, ठीक है। ए भाई ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वह अपने भाई से मिलने जाती है, ठीक है। इसका होगा कि वे अपने भाई से मिलने जाते हैं। तो देखिए अब भाई कर्ता एक वचन था, तो क्रिया कौन रूप में आई? पांचवा रूप में। कर्ता बहुवचन हो गया, तो क्रिया किस रूप में आ गई? फर्स्ट रूप में। तो क्रियावा तो मूल क्रिया तो वो ही है ना। तो हमने जब कर्तवा को बदला तो क्रिया का रूप बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए टू मीट यहाँ था ना बाबू, तो अब टू मीट यहाँ भी है। तो अब बताइए कि इसके ऊपर कोई प्रभाव, मीट के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है? नहीं पड़ा है। तो मीट के ऊपर जो प्रभाव नहीं पड़ा है तो ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, बात को समझिएगा। अब गो और गोज के ऊपर यहाँ प्रभाव पड़ गया है, तो ये आपकी कौन सी वर्ब कहलाएगी? तो अब ये आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो वर्ब एक ही होती है, वो कभी फाइनाइट बनेगी कभी नॉन फाइनाइट बनेगी, बात समझ रहे हैं ना? उसको फिक्स आप नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं कि उस वर्ब को आप फिक्स कर देंगे, नहीं भैया, स्थिति परिस्थिति। हाँ पूछिए। ऊपर वाले में वो इज है जो हाँ वर्ब है, हाँ बिल्कुल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्शन वाली मेन वर्ब है, और क्या वर्ब सब है, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक चीज और समझिए, देखिए इधर अभी एक चीज और समझिएगा। मान लीजिए कि जैसे इसी वाक्य में इतना तो नोट हो गया होगा ना, चलिए नहीं किया तो बाद में कर लीजिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि सी वाज डूइंग, ठीक है। अब आपसे पूछे कि वाज कौन सी वर्ब है? वाज कौन सी वर्ब है? कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि अभी फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि अभी करता यहाँ पे दे कर देंगे ना, तो जो वाज था उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? वर्ब। लेकिन करता जब दे करेंगे तो भी डूइंग का डूइंग ही बना रहेगा ना, बोलिए बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? सेम टेंस में बना रहेगा ना। तो करता बदलने से हाई वाज के ऊपर प्रभाव पड़ गया कि नहीं पड़ गया? वाज किस में बदल गया? वर्ब में। और डूइंग के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा? यहाँ जिस अवस्था रूप में था उसी अवस्था रूप में यहाँ भी है, ठीक है। तो जिस क्रिया के ऊपर कर्ता और टेंस का प्रभाव पड़ गया, यानी कर्ता के बदलने से क्रिया का रूप बदल गया, ठीक है। तो आपका फाइनाइट वर्ब जिसका रूप नहीं बदला वो आपकी कौन सी वर्ब कहलाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। बातचीत समझ में आ रही है? ठीक है। तो प्यारे बच्चे बस आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्यारे बच्चे अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो फिर मैं इसके लिए इसका बेसिक वीडियो भी बना दूंगा, ऐसी बात नहीं, बहुत शीघ्र उपलब्ध कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।